का स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 146। लीसा ने ऋतिक पर नजर डाली और इस समय उसका चेहरा बेहद उतरा हुआ था। वो वास्तव में ऋतिक से नफरत करती थी। अगर उन्होंने ऋतिक को जीन क्रिस्टल नहीं दिए होते तो उन्हें निश्चित रूप से पहला स्थान मिला होता। क्या ऐसा हो सकता है कि साउथ कैंपस की क्लास 10 ने वास्तव में किसी और के जीन क्रिस्टल चुराए हो? वरना इनके पास इतने सारे जीन क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं? बाकी क्लासेस के कुछ स्टूडेंट जो ऋतिक की सच्चाई नहीं जानते थे और सोचते थे कि वो बहुत कमजोर था, काफी ज्यादा शॉक में थे। ठीक है, समय सीमा खत्म हो गई, चलो एयरक्राफ्ट पर वापस चलें और तुम लोग लौटने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े आदमी की आंखों में इस समय हैरानी का भाव झलक रहा था। इतने सालों में कोई भी दो टीमें फर्स्ट प्लेस ऐसी नहीं थी जो बराबरी पर थी। अंतिम रिवार्ड किसे मिलेगा इसका फैसला करना काफी ज्यादा परेशानी से भरा हो गया। हम कैसे तय करेंगे कि फर्स्ट प्लेस किसे मिलेगी? अर्नव ने बूढ़े आदमी के सामने खड़े होकर उससे सवाल किया। फ्रेशर मीटिंग में फर्स्ट प्लेस के लिए रिवार्ड काफी कीमती थी, इसलिए अर्नव को वो किसी भी कीमत पर चाहिए था। फर्स्ट प्लेस के लिए टाई होना काफी नामुमकिन चीज है। हम उसका फैसला आपस में डिस्कस करके करेंगे, बूढ़े आदमी ने हल्के से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अर्नव की आईब्रोज सिकुड़ गई और ये देखकर कि वो बूढ़ा आदमी कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली और एयरक्राफ्ट में चला गया। शिट, अगर हम एक और जीन क्रिस्टल इकट्ठा करते तो फर्स्ट प्लेस हमारी होती। प्रताप ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और नाराजगी भरे स्वर में कहा। ऋतिक को भी इस बात का थोड़ा अफसोस हो रहा था। वो जीव के काफी करीब होकर भी एक कदम पीछे थे। फिर उसने अपना सिर हिलाया और सभी के साथ एयरक्राफ्ट में चला गया। एक सप्ताह के छोटे से पीरियड में G17 रूइन में मूल 100 स्टूडेंटों में से केवल 60 स्टूडेंट बचे थे। G17 खंडहर में लगभग 40 लोग मारे गए थे। मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। परी पहले से ही थक चुकी थी। एयरक्राफ्ट पर बांटे गए प्रोटीन लिक्विड को पीने के बाद वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई और कल्टीवेशन टेक्निक्स के साथ अभ्यास करने लगी। आखिरकार हम वापस जा रहे हैं, तेजस और विमल ने जमीन पर बैठते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उनके लिए बहुत भयावह थी। वे लोग G17 रूइन में लगभग मारे ही गए थे। जैसे ही एयरक्राफ्ट चलना शुरू हुआ, G17 खंडहर में पीले रंग की बारिश होने लगी और उसके चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लगा। डेथ रीजन एकेडमी के बचे हुए स्टूडेंट काफी पस्त लग रहे थे। वो अपने पीछे की दीवार के सहारे झुके हुए थे और वो उस आराम के समय का आनंद ले रहे थे जो उन्हें कभी कभार ही मिलता था। कुछ ही समय बाद एयरक्राफ्ट डेथ रीजन एकेडमी पहुंच गया। बूम बूम, एयरक्राफ्ट हिलने लगा और जल्द ही एक जगह पर लैंड हो गया। हम पहुंच गए, ऋतिक ने परी की ओर देखा जिसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं। हाँ, परी ने सिर हिलाया और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। इस समय वे दूसरी तरफ थे और नॉर्थ कैंपस की क्लास 1 के लोग रजत रस्तोगी को बाहर ले जाने में मदद कर रहे थे। एयरक्राफ्ट पर मेडिकल केबिन में उपचार के बाद रजत रस्तोगी की मानसिक सिचुएशन में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ था। इस समय वो थोड़ा सुस्त लग रहा था और नॉर्थ कैंपस के 2 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था। ऋतिक को वहां देखकर उसका चेहरा अचानक से गुस्से से भर गया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वो एक टैलेंटेड लड़का था और नॉर्थ कैंपस की क्लास 1 का क्लास मॉनिटर भी था, फिर भी ऋतिक ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा। उसके लिए ये जिंदगी भर के लिए शर्म की बात थी। किसी भी समय मुझसे पीटने के लिए तुम्हारा वेलकम है, ऋतिक ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। तुम? ऋतिक द्वारा उकसाए जाने पर रजत रस्तोगी इतना गुस्से में आ गया था कि मानो वो अभी उसकी जान ले लेगा। लेकिन वो जानता था कि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं थी। मुझे ये याद रहेगा। उसने ऋतिक को बेरहमी भरी नजरों से देखा और अपने दांत भींचते हुए उससे कहा।
ऋतिक उन लोगों के पीछे पीछे एयरक्राफ्ट से बाहर चला गया और उसने अचानक से चमकदार सूरज की रोशनी देखी। आसपास की हवा भी काफी ताजी हो गई थी। पॉल्यूशन के कारण G17 खंडहर की हवा वास्तव में काफी खराब थी। उस जगह की तुलना में यहाँ का माहौल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। डेथ रीजन एकेडमी के कई स्टूडेंट जो अभी अभी एयरक्राफ्ट से बाहर निकले थे, इस समय काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। आफ्टर ऑल वो अपने घर वापस आ गए थे और उस मनहूस जगह को अलविदा कह दिया था। तुम सब वापस आ गए। ऋतिक की क्लास के प्रोफेसर अविनाश पहले से ही उन लोगों को इंतजार रहे थे। ऋतिक और बाकी लोगों को एक एक करके बाहर निकलते देख वो राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके और इस समय उनकी आंखों में हल्की हैरानी झलक रही थी। पिछले सालों में ऐसे कई स्टूडेंट थे जिनकी G17 खंडहर में जाने पर मौत हो गई थी। साउथ कैंपस की क्लास 10 की कॉम्बैट पावर दूसरों की तुलना में काफी कमजोर थी और उन्हें यकीन नहीं था कि उनमें से सब के सब जिंदा वापस लौट आएंगे। प्रोफेसर अविनाश। जब तेजस और बाकी लोगों की नज़र प्रोफेसर अविनाश पर पड़ी तो वो खुश होते हुए उनकी ओर चले गए। मुझे खुशी है कि तुम लोग वापस आ गए। प्रोफेसर अविनाश ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो ऋतिक और परी की ओर देखने लगे जो सबसे पीछे खड़े थे। फिर उन्होंने सभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ने स्टार फॉरेस्ट में अपना अच्छा परफॉर्म किया और 16th प्लेस हासिल की है, इसलिए पूरी क्लास को 10 पॉइंट्स का इनाम मिलेगा। साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में कुल 20 क्लासेस थी और साउथ कैंपस में क्लास 10 के लिए 16th प्लेस बुरी नहीं थी। ये प्रोफेसर अविनाश के लिए काफी खुशी की बात थी। आफ्टर ऑल क्लास 10 की ओवरऑल पावर निश्चित रूप से सबसे निचले लेवल पर थी और वे लोग लास्ट प्लेस पर भी आते तो यह इतनी हैरानी वाली बात नहीं होती। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि क्लास 10 वास्तव में 16वीं प्लेस पर आ जाएगी। ठीक है, पहले वापस चलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रैंकिंग क्या है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लास्ट प्लेस पर आए हो। आफ्टर ऑल G17 खंडहर काफी खतरनाक जगह है। जीन क्रिस्टल हासिल करने के लिए रैंक 5 के एवोल्व मॉन्स्टर का शिकार करना इतना आसान नहीं है। प्रोफेसर राजीव में तेजस और बाकी लोगों की ओर देखा और अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ उन लोगों से कहा, आपसे किसने कहा कि हम लोग लास्ट प्लेस पर आए हैं? ऋतिक ने अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ प्रोफेसर अविनाश से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम लोग लास्ट प्लेस पर नहीं आए हो? ऋतिक की बात सुनकर प्रोफेसर अविनाश ने चेहरे पर सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन के साथ ऋतिक से सवाल किया। हालांकि परी ने उनकी क्लास में ट्रांसफर ले लिया था, जिसके बाद ऋतिक को मिलाकर उनकी टीम में 2 पावरफुल लोग हो गए थे। लेकिन उनके अलावा तेजस, विमल और प्रताप की पावर कहीं से भी ऐसी नहीं थी जिससे वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, वो भी G17 खंडहर में। टीम में इस तरह का संयोजन होने से ये पहले से ही काफी अच्छा था कि वो लोग G17 रूइन से जिंदा वापस आने में सक्षम थे और अभी अभी उन्हें ये खबर भी मिली थी कि इस बार मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा हो गई थी। यह अब तक की सबसे ज्यादा मौतों में से एक थी। उन्होंने ये भी सुना था कि वहाँ पर एक रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर मौजूद था। उन्होंने वास्तव में उनसे कोई भी प्लेस हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। प्रोफेसर अविनाश, क्या आपको लगता है कि हम सबसे नीचे होंगे? ऋतिक ने इस समय अपनी नजरें ऊपर उठाई और प्रोफेसर अविनाश से कहा। तेजस और बाकी लोग प्रोफेसर अविनाश की हालत देखकर हंसने लग गए थे। प्रोफेसर अविनाश ने अपने चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन और झूठी स्माइल के साथ कहा, मुझे अनुमान लगाने दो, क्या तुम लोग 10th प्लेस पर हो? ऋतिक और बाकी लोगों को हरकतों को देखकर वो इतना तो समझ गए थे कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया होगा। नहीं, ऋतिक ने नमे अपना सिर हिला दिया। क्या तुम लोग टॉप 10 में हो? प्रोफेसर अविनाश ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा। वहाँ पर 20 क्लासेस थी और अगर उन लोगों के टॉप 10 में जगह बना ली थी तो यह उनके लिए बड़े गर्व की बात साबित होगी। थोड़ा अच्छे से अनुमान लगाइए।
ऋतिक ने हंसते हुए प्रोफेसर अविनाश से कहा, अभी भी अनुमान लगाना बाकी है। ऋतिक की बात सुनकर प्रोफेसर अविनाश दंग रह गए। उनका चेहरे का रंग इस समय उड़ गया था। फिर उन्होंने हाँफते हुए कहा, क्या तुम लोग टॉप 5 में हो? उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अगर वो लोग टॉप 5 में आ गए तो क्लास को न केवल बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, बल्कि साउथ कैंपस की यह क्लास पूरे डेथ रीजन एकेडमी में फेमस हो जाएगी। आफ्टर ऑल, इतने सालों तक क्लास 10 में कोई भी टॉप 10 में नहीं आया था। लगभग सभी लोग निचले पायदान पर थे। प्रोफेसर अविनाश ने बात सुनकर ऋतिक ने एक स्माइल पास की, जिसके बाद उसने अपनी एक उंगली उठाते हुए प्रोफेसर अविनाश से कहा, नंबर 1। क्या फर्स्ट प्लेस पर? जब प्रोफेसर अविनाश ने ऋतिक के वो शब्द सुने तो शौक के मारे उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्हें अपने ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इतना शौक में थे मानो अभी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएंगे। फर्स्ट प्लेस। प्रोफेसर अविनाश ने उन इजी 2 शब्दों को सुनने की कभी उम्मीद नहीं की थी। जब से उन्होंने क्लास 10 की कमान संभाली थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस क्लास का उन्होंने नेतृत्व किया था, उसे टॉप 10 में भी जगह मिल सकती थी। आफ्टर ऑल, लोगों को उनकी पावर के अनुसार क्लासेस में डिवाइड किया जाता था। क्लास 10 के लोगों की लड़ने की पावर सबसे कम होती थी। यहाँ तक कि क्लास के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स की तुलना बाकी क्लासेस के किसी भी इंसान से नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये सिर्फ एक टाई है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस का स्कोर भी हमारे जितना ही था। प्रताप ने थोड़ा उदास भाव में प्रोफेसर अविनाश से कहा, ओह ऋतिक, तुमने तो कमाल कर दिया यार। जब प्रोफेसर अविनाश को होश आया तो उन्होंने खुशी में चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा, भले ही यह टाई था लेकिन वो लोग फर्स्ट प्लेस पर थे। साउथ कैंपस की क्लास 10 ने वास्तव में फर्स्ट प्लेस हासिल की थी। इस साल की फ्रेशर मीटिंग का रिजल्ट डेथ रीजन एकेडमी के इतिहास में दर्ज हो जाना था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय सामने से एक जोरदार शोर हुआ, मानो उन्हें मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा हो। चलो पहले वहां चलते हैं। प्रोफेसर अविनाश ने उन लोगों को एक और चलने का इशारा करते हुए कहा। नए स्टूडेंट्स की मीटिंग से ठीक 1 सप्ताह पहले उन्हें उनकी क्लासेस के अनुसार मैदान पर बड़े करीने से समूहीकृत किया गया था। क्लास मॉनिटर, हमें 60th प्लेस मिली है। जब ऋतिक और बाकी लोग उस जगह पर पहुंचे तो क्लास 10 के बाकी लोगों ने एक्साइटेड होते हुए ऋतिक से कहा। वो लोग भी काफी थके हुए लग रहे थे और शायद अभी अभी स्टार फॉरेस्ट से वापस आए थे। नाइस जॉब, ऋतिक ने स्माइल करते हुए उन लोगों से कहा। तभी एकेडमी के एक लीडर ने मंच पर जाकर माइक पर बोलना स्टार्ट कर दिया और लगभग 15 मिनट के बाद एकेडमी के प्रिंसिपल अथर्व शर्मा मंच पर चढ़ गए। उन लोगों में सबसे पहले जो स्टार फॉरेस्ट गए थे, फर्स्ट प्लेस नॉर्थ कैंपस की क्लास 1 को मिली है। उनके इतना कहते ही नॉर्थ कैंपस की क्लास 1 के लोग जोर जोर से जयकार करने लगे। नॉर्थ कैंपस की क्लास 1 में प्रत्येक स्टूडेंट को 50,000 पॉइंट्स और एक गोल्ड स्किल कार्ड मिलेगा। सेकेंड प्लेस पर है साउथ कैंपस की क्लास 1, प्रत्येक स्टूडेंट को 40,000 पॉइंट्स और एक गोल्ड स्किल कार्ड मिलेगा। तीसरा स्थान। जब अथर्व शर्मा रिजल्ट के परिणाम बता रहे थे, तब कुछ क्लास ऐसी थी जो काफी खुश थी, लेकिन जो क्लासेस नहीं जीती थी, वो काफी नाखुश लग रही थी। 16th प्लेस पर है साउथ कैंपस की क्लास 10, प्रत्येक स्टूडेंट को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। इस दौरान जब साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोगों ने अपनी क्लास का नाम पढ़ा तो सभी एक्साइटेड हो गए। साउथ कैंपस की क्लास 10 के पीछे की 4 क्लासेस के चेहरे बदसूरत हो गए। जिस क्लास को सबसे नीचे होना चाहिए था वो सबसे नीचे नहीं थी। अब उन लोगों के रिजल्ट्स जो G17 खंडहर में गए थे। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने स्माइल करते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने स्क्रीन पर उन लोगों रिजल्ट्स को शो किया। रिजल्ट के शो होते ही अथर्व शर्मा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ऐसा लगता है कि इस साल के नए वॉरियर्स में कुछ टैलेंटेड लोग भी आए हैं।
फर्स्ट प्लेस साउथ कैंपस की क्लास 1। ये सुनकर साउथ कैंपस की क्लास 1 में सभी लोग खुशी के मारे झूमने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे और ज्यादा खुश हो पाते, अथर्व शर्मा ने आगे कहना जारी रखा, और साउथ कैंपस की क्लास 10 भी। साउथ कैंपस की क्लास 10 डे से ही उन्होंने अपनी बात पूरी की तो आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक पल में सारा वातावरण शांत हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। साउथ कैंपस की क्लास 10 फर्स्ट प्लेस पर नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने सदमे में स्क्रीन पर मौजूद रिजल्ट पर नजर डालते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि साउथ कैंपस की क्लास 1 ने स्टार फॉरेस्ट में 60th प्लेस जीती थी। हो सकता था कि कुछ क्लासेस लापरवाह हो गई हो, लेकिन G17 में भी क्लास 10 ने एक प्लेस हासिल की थी, वो भी टॉप 1 की। ये बात ही लोगों के भरोसे करने लायक नहीं थी। आफ्टर ऑल ये टॉप 20 या टॉप 10 नहीं था, ये फर्स्ट प्लेस थी। नतीजों में कुछ भी गलत नहीं है। साउथ कैंपस की क्लास 10 वास्तव में साउथ कैंपस की क्लास 1 के साथ फर्स्ट प्लेस के लिए बराबरी पर हैं। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा। जब लेवल पर मौजूद बाकी लोगों ने उनकी बातें सुनी तो इस वक्त उनके चेहरे का रंग उड़ फटा। जहां तक अवार्ड की बात है तो हमने प्राइज को केवल एक टीम के लिए तैयार किया था, लेकिन अब जब 2 क्लासेस फर्स्ट प्लेस पर हैं तो ये थोड़ा सिरदर्दी है। अथर्व शर्मा ने अपना सिर थपथपाया और जोर से कहा, तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में, एपिसोड 147। तो चलिए ये तय करते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर कौन रहेगा। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा की बात सुनकर अर्नव ने अपनी क्लास के सामने खड़े होकर कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है लड़के? प्रिंसिपल शर्मा ने अर्नव को बोलते हुए सुना और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हल्की स्माइल के साथ उससे कहा, मैं साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोगों से लड़ना चाहता हूं और केवल विनय ही फर्स्ट प्लेस पर रहेगा। अर्नव ने साउथ कैंपस की क्लास 10 की दिशा में देखा और ठंडे स्वर में कहा, सही कहा, वरना क्या पता कि उन्होंने जीतने के लिए किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया हो। अर्नव की बात सुनकर बाकी लोगों ने भी क्लास 10 को मजाक बनाते हुए कहा, आफ्टर ऑल G17 रूइन के लिए फर्स्ट प्लेस हासिल करने के बाद जो प्राइज मिलता वो स्टार फॉरेस्ट के प्राइज से कहीं ज्यादा कीमती थी। भीड़ में मौजूद कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि क्लास 10 ने अपनी ताकत के बल पर फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। कमीना। साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोग इस समय काफी ज्यादा नाराज थे। आफ्टर ऑल क्लास 10 की तुलना में क्लास 1 कहीं ज्यादा पावरफुल थी। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं लड़ूंगा, ऋतिक ने भीड़ से बाहर निकलते हुए अर्नव की ओर देखते हुए कहा। ऋतिक की बातें सुनकर हर कोई उसकी ओर देखने लगा। ज्यादातर लोग असमंजस में उसकी ओर देख रहे थे। उसका कंपटीटर क्लास 1 का क्लास मॉनिटर नंबर 1 फ्रेशर अर्नव था। क्या वो मरना तो नहीं चाहता? सभी के मन भी यही चल रहा था। अर्नव ने ऋतिक की ओर देखा और स्माइल करने लगा। वो लड़ाई से नहीं डरता था, लेकिन डर इसलिए रहा था कि ऋतिक लड़ाई के लिए मना तो नहीं कर देगा। वही उन दोनों की बातें सुनकर प्रिंसिपल शर्मा अपने छाया पर दिलचस्पी के साथ उन दोनों की ओर देखने लगे। ये पहली बार था जब क्लास 10 का एक वॉरियर क्लास 1 के किसी पावरफुल वॉरियर से कंप्लीट करने जा रहा था। उनकी नजरों में ऐसा नामुमकिन था कि वो लड़का रैंक 5 पर था, लेकिन फिर भी वो कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने क्लासेस को डिवाइड किया था तो ऋतिक को क्लास 10 में रखे जाने का मतलब था कि उसकी ताकत कम थी। इससे तो यही पता चलता था कि ऋतिक इतने कम समय में रैंक 5 पर पहुंच गया था। आप दोनों क्या सोचते हैं? प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने क्लास 1 और क्लास 10 के प्रोफेसर्स की ओर देखा और उनसे सवाल किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्लास 1 के प्रोफेसर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया।
वो अर्नव की ताकत को काफी अच्छे से जानते थे और अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो उनकी क्लास का जीतना तय था। लेकिन प्रोफेसर अविनाश का चेहरा इस समय उतना अच्छा नहीं था। हालांकि वो इस बात से काफी खुश थे कि उनकी क्लास फर्स्ट प्लेस पर थी, लेकिन वो जानते थे कि अर्नव पहले से ही रैंक 5 पर था और रैंक 6 के बेहद करीब था। उस ताकत से ऋतिक के उससे जीतने की संभावना बेहद कम थी। क्या प्रोफेसर अविनाश हारने से डरते हैं? क्लास 1 के प्रोफेसर ने प्रोफेसर अविनाश की ओर देखा और उनसे सवाल किया। नहीं। जब प्रोफेसर अविनाश ने उनकी बातें सुनी तो वो थोड़ा सोच पे पड़ गए। फिर उन्होंने ऋतिक की ओर नजरें की और आगे कहा, अब जब ऋतिक यही चाहता है तो मुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आफ्टर ऑल फर्स्ट प्लेस उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल की है। उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उन्होंने भीड़ की ओर नजरें करते हुए कहा, ओके, तो फर्स्ट प्लेस के लिए दोनों वॉरियर्स के बीच कंपटीशन स्टार्ट कर दो। अब दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। उनकी बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स दंग रह गए और वो ऋतिक और अर्नव की ओर देखने लगे। आ जाओ। अर्नव ने अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली और उसे ऋतिक की ओर तानते हुए कहा। ऋतिक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना डार्क एज भाला कसकर पकड़ लिया। उसकी नजरें लड़ने के इरादे से अर्नव पर टिक गई थी। ऋतिक के हाथों पीटे वो सभी वॉरियर्स चेहरे पर बेरहमी भरे भाव के साथ ऋतिक को मरता हुआ देखना पसंद करते थे। कॉम्पिटिटर एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आंखों से बिजली निकलकर सेंटर में टकरा रही हो। हालांकि वो लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि ऋतिक बेहद स्ट्रॉन्ग था। ये लड़का जरूर अर्नव के हाथों मारा जाएगा। लीसा ने ऋतिक की ओर देखा और कमेंट करते हुए कहा, अगर ऋतिक नहीं होता तो फर्स्ट प्लेस पर उसकी क्लास होती। फर्स्ट और थर्ड प्लेस में के प्राइस में काफी ज्यादा अंतर था। इस बारे में सोचने पर उसे ऋतिक से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। नहीं, उस लड़के की स्किल्स बहुत अजीब हैं। रजत रस्तोगी उसके बगल में मौजूद था और उसने अपने चेहरे पर अजीब से भावों को लाते हुए लीसा से कहा। हालांकि वो अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था, फिर भी उन चोटों ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं किया था। उसकी बात सुनकर लीसा ने बस अपना सिर हिला दिया। उसे यह मानना ही पड़ा कि ऋतिक रजत रस्तोगी को हराने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे अलग हो गए और एक बड़ा गोल घेरा बना लिया। ऋतिक और अर्नव दोनों उस गोल घेरे के अंदर खड़े थे। ऋतिक, उसे हरा दो। तेजस ने अपनी मुठिया लहराई और चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा। साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोग थोड़ा चिंतित थे। आफ्टर ऑल उनके सामने वाला आदमी कोई नॉर्मल फ्रेशर नहीं था, बल्कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग था और ऋतिक सिर्फ साउथ कैंपस की क्लास 10 का क्लास मॉनिटर था। परी के चेहरे के भाव इस समय बदले हुए थे, लेकिन वो चुपचाप बगल में खड़ी रही और ऋतिक को देखती रही। उसे पूरा यकीन था कि जीत ऋतिक की ही होगी। जो भी विनर होगा वही इस फ्रेशर मीटिंग के लिए टॉप 1 पर होगा। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, इस तरह की दिलचस्प बात को हुए कई साल हो गए थे। वो अपने चेहरे पर एक्साइटमेंट के साथ उस मैच को देख रहे थे। ऋतिक ने गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी एनर्जी वापस से रिकवर कर ली थी और लेवल अप होने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी ताकत अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गई हो। यह अफसोस की बात थी कि फ्यूरी अभी भी शांत सिचुएशन में था और वो फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। शायद लड़ाई थोड़ी खतरनाक होगी। किसने सोचा होगा कि तुम रैंक 8 के जीन क्रिस्टल को ओवरसर्व कर लोगे? अर्नव ने ऋतिक को घूर कर देखा और कहा, रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर दुर्लभ था और उसे आइस एबिलिटी रैंक 8 के जीन क्रिस्टल की जरूरत थी। लेकिन ऋतिक ने इसे ले लिया था और वास्तव में थोड़े समय में ही उसे ओवरसर्व कर लिया था। ऐसी बहुत सी एबिलिटी है मेरी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ऋतिक ने अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ अर्नव को जवाब दिया। ओह ठीक है, फिर स्टार्ट करे। अर्नव ऋतिक की बेलगाम जुबान से काफी तंग आ गया था।
इसलिए वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। वो ऋतिक की ओर जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स तुरंत हंगामा करने लगे। अर्नव बहुत फास्ट था और वो जल्दी से ऋतिक से पहले वहां पहुंच गया था। वो अपनी स्वॉर्ड से ऋतिक की ओर हमला करने लगा। साउथ कैंपस में क्लास 10 के सभी लोगों की सांसें रुक गई थी और उनके दिल गले तक पहुंच गए थे। पिंग। लेकिन ठीक उसी समय ऋतिक ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और स्वॉर्ड को रोकने के लिए अपने डार्क एज भाले का इस्तेमाल किया। उन दोनों के आपस में टकराते ही एक तेज की आवाज गूंजने लगी। जरा इसे टेस्ट करो, अर्नव ने चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा और उसकी आंखें जानलेवा इरादों से भर गई। उसकी सोर्स पावर वरना स्टॉट हो गई थी। उसकी स्वॉर्ड स्किल फास्ट और सीधी थी। उसके वार का हर निशाना ऋतिक की कमजोरी पर था। पिंग पिंग पिंग। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। अर्नव का हर हमला काफी फास्ट था। ऋतिक उसकी तेज स्वॉर्ड की आभा को महसूस करने में सक्षम था, जो उसके हाथ में दर्द पैदा कर रही थी। जब ऋतिक G17 रूइन में भाग गया था तो अर्नव पहले से ही काफी गुस्से में था। यही वजह थी कि वो लड़ते समय ऋतिक पर कोई भी दया नहीं दिखा रहा था। टोन। अर्नव के लगातार हमलों से ऋतिक थोड़ा नाराज हो गया था। ऋतिक ने अपने दोनों हाथों को भाले पर रखकर आगे बढ़ाया और अर्नव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एज ऑफ फीनिक्स। ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी स्किल को परफॉर्म कर दिया। ऋतिक ने दहाड़ते हुए अपना भाला घुमाया और कई विशाल फायर फीनिक्स को आजाद कर दिया। फायर फीनिक्स उग्र लाल थे और उनके चारों ओर की हवा गर्म हो गई थी। डेथ रीजन एकेडमी के सभी स्टूडेंट इस समय सदमे में चिल्लाने लग गए थे। को आग की लपटों की तीव्रता को महसूस कर पा रहे थे और आसपास का वातावरण अचानक से बेहद गर्म हो गया था। वो सारे के सारे फायर फीनिक्स उड़ते हुए अर्नव की ओर जाने लगे। अर्नव का चेहरा इस समय सरप्राइज से भर गया था। हालांकि उसने पहले भी वीडियो में ऋतिक को अवनीश से लड़ते हुए देखा था और उसी चाल को देखा था, लेकिन जब आमने सामने की चाल का सामना करना पड़ा तो तापमान वास्तव में बहुत गर्म था। अगर वो वहीं पर मारा जाता तो उसका शरीर भी जल जाएगा। अर्नव तेजी से आगे बढ़ा और उन फायर फिजिक्स को डॉज करने लगा। उसका फुटवर्क बहुत फास्ट था, जो उसे किसी भूत की तरह चलने पर मजबूर कर देता था। फायर फिजिक्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो उस पर हमला करने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। ये स्किल कितनी अजीब है। ये स्किल उन सभी स्किल्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिन्हें उन स्टूडेंट्स ने पहले ओबसर्व किया था। अगले ही पल ऋतिक को तुरंत अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ। अर्नव को हराना इतना आसान नहीं होने वाला था। ऐसा लगता है कि अर्नव ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लीसा ने स्मर्ग के साथ कहा। उसके लिए ऋतिक की हार केवल समय की बात थी, लेकिन उसकी बात सुनकर रजत रस्तोगी ने कुछ नहीं कहा। वो बस लगातार उस मैच को ओबसर्व कर रहा था। उसने ऋतिक को कमजोर समझने की गलती पहले ही कर ली थी, जिस कारण उसे वो चोटें लगी थी। अगर लीसा के परी को पकड़कर नहीं रखा होता तो वो जरूर मर गया होता। ये सोचते ही उसकी मुट्ठियां कसकर भींचने लगी। सभी फायर फीनिक्स को पूरी तरह से चकमा देने के बाद अर्नव अपनी स्वॉर्ड लेकर ऋतिक की ओर भागने लगा। स्वॉर्ड से व्हाइट लाइट आभा और अजीब सी आवाज निकल रही थी। होली लाइट नाइफ, अर्नव ने चिल्लाते हुए कहा। दे से ही उसकी स्वॉर्ड ऋतिक पर बंद हो रही थी। अर्नव और स्वॉर्ड दोनों लाइट की बीम में कन्वर्ट हो गए, जो सीधे ऋतिक की सीने पर जा लगी। उसकी स्पीड बेहद फास्ट थी। ऋतिक उसकी अजीब रिएक्शंस को पकड़ने में लगभग नाकामयाब था। फिर उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें बेरहम हो गई। एल्यूडिकेट एक्टिवेट, ये सोचते हुए कि उसका हमला तुरंत ऋतिक को तोड़ देगा, अर्नव को अचानक से एक पावर का ब्लास्ट महसूस हुआ, मानो उसकी स्वॉर्ड ऋतिक को छू गई हो। वूम, दो पावर्स के आपस में टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। अर्नव को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपनी जगह पर खड़ा था जबकि ऋतिक काफी दूर पीछे चला गया और लगभग भीड़ से टकरा गया था।
ऋतिक को अपने सीने पर भारी दबाव महसूस हुआ और उसका गला मीठा हो गया था और उसके मुंह से खून बहने लगा। तुमने अभी किस स्किल का यूज किया? अर्नव ने हैरानी के साथ ऋतिक से सवाल किया। नॉर्मल रैंक 5 के वॉरियर उसकी उस स्किल को संभालने में काबिल नहीं होते थे, लेकिन ऋतिक उसे डॉज करने में अव्वल था और उससे अर्नव को भी थोड़ा नुकसान हुआ था। अर्नव को ये भी समझ आ रहा था कि ऋतिक ने जिस पावर का इस्तेमाल किया था वो लगभग उसके द्वारा यूज की गई स्किल के सामना थड़ी। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ऋतिक ने अपने मुंह के कोनों से खून को पोंछा और अचानक से अर्नव की ओर बढ़ने लगा। वो वापस से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। सभी दर्शक काफी ज्यादा शॉक में थे। ऋतिक को साफ साफ काफी गंभीर चोटें लगी थी और वो अभी भी अर्नव से लड़ने की कोशिश कर रहा था। अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो अर्नव से तुरंत हार जाएगा। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने ये देखकर अपनी दाढ़ी सहलाना शुरू कर दिया। फिर वो तुरंत ऋतिक और अर्नव की जानकारी को ओवरसर्व करने लगे। अर्नव का जन्म ज्यादा रिसोर्सेज वाले एक फेमस फैमिली में हुआ था, जिसने उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। लेकिन ऋतिक की जानकारी बहुत सरल थी और वो लॉरेंस एकेडमी में भी एक कमजोर स्टूडेंट था। फिर भी वो 1 साल से भी कम समय में रैंक 5 का वॉरियर बनने में कामयाब हो गया था। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। जब उन्होंने ऋतिक को देखा तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऋतिक ने किसी एनर्जी पिल का इस्तेमाल किया हो। इससे केवल एक ही संभावना बची थी, वो ये कि ऋतिक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी एबिलिटी पर भरोसा कर रहा था। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। जब ऋतिक ने उस पर हमला किया तो अर्नव को गुस्सा आ गया और उसका चेहरा भयानक हो गया। जैसे ही उसने सीधे ऋतिक पर हमला किया, उसकी स्वॉर्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही उसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई, डार्क एज भाले ने भी उस पर पलटवार कर दिया। भाले पर संपूर्ण सोर्स पावर अत्यंत भयानक थी और भाले से भिनभिनाहट की आवाज निकल रही थी, मानो वो कांप रहा हो। जैसे ही ऋतिक ने अपना भाला लहराया, उसके बाद 10 से भी ज्यादा भालों की परछाइयां वहां प्रकट हो गई। ठीक उसी पल सभी भाले ठंडी रोशनी से चमक उठे और ऐसा लगा मानो स्टॉस प्रकट हो गए हों। अगले ही पल हवा में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। भाला इंटेंट, स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। ये बच्चा भाला मास्टर दिनकर राज की स्किल को कास्ट कर सकता है। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा को जब उस स्किन के बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा दंग रह गए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि ऋतिक ने उस स्किल के गहरे इरादों यानी इंटेंट को भी उजागर कर लिया था। 1 मिनट, क्या उसके हाथ में डार्क एज भाला है? इस बारे में सोचने पर प्रिंसिपल शर्मा और भी ज्यादा दंग रह गए। यह क्या है? जब अर्नव ने ऋतिक को पलटवार करते हुए देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। पिंग पिंग पिंग। अर्नव ने ऋतिक के हमलों को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन ऋतिक ने उस पर बहुत सारे वार किए थे और हर वार अपार पावर से भरा हुआ था। पिंग। एक तेज आवाज के बाद अर्नव दूर जमीन पर जाकर गिर गया। हमलों की ताकत के कारण ऋतिक के हमलों को रोकने के बाद उसकी स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई। ओह नो! जब हर किसी ने उस नजारे को देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए। इम्पॉसिबल! साउथ कैंपस की क्लास 10 के एक वॉरियर ने वास्तव में एक टॉप फ्रेशर को उस सिचुएशन में लाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे पता था कि जीत ऋतिक की ही होगी। इस समय तेजस और बाकी लोगों के एक्साइटिंग में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन परी को ऐसा लगा मानो कुछ गड़बड़ थी और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 148। हा, मैं ब्लीड कर रहा हूँ। अर्नव ने बेरहमी के साथ हंसते हुए कहा। वो अब थोड़ा अलग नजर आने लगा था और उसके चेहरे पर एक भयानक भाव मौजूद था। फिर उसने अपने होठों से खून पोंछा, जिसके अगले ही पल उसके पूरे शरीर की मसल्स धीरे धीरे फूलने लगी।
बीवो जो पहले से ही लंबा और स्ट्रॉन्ग था, इस समय और भी ज्यादा भयानक हो गया था। ऋतिक की सोर्स पावर ने उसकी आंखों को ढक दिया था। करीब से देखने पर अर्नव के शरीर पर सोर्स की पावर इस समय पहले ही भयानक सिचुएशन में ब्लास्टेड हो चुकी थी। हल्के हरे रंग की सोर्स पावर लगातार उसके शरीर से पागलों की तरह निकल रही थी। ये हिडन ओरिजिन आर्ट है। जब रजत रस्तोगी ने वो नजारा देखा तो शॉक में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्नव की वर्तमान स्थिति बहुत भयानक लग रही थी और उसके चारों ओर की पावरफुल हवा ने आसपास के डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स को चौंका दिया था। हिडन ओरिजिन आर्ट नॉर्थ कैंपस की क्लास 1 के एक स्टूडेंट ने ऋतिक और अर्नव को देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ कहा। उसने वास्तव में इस तरह की पावरफुल आर्ट के बारे में नहीं सुना था। ये किसी के शरीर में पावरफुल सोर्स पावर को सप्रेस और छिपाने का एक तरीका है। सोर्स की पावर जितनी ज्यादा सप्रेस होगी, कास्ट होने पर उसकी ब्लास्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। रजत रस्तोगी ने उसे डिटेल में समझाते हुए कहा। हिडन ओरिजिन आर्ट बेहद हार्ड थी और आम लोग उसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्नव वास्तव में उस आर्ट को कास्ट करने में सफल हो जाएगा। इसके अलावा वो अब सोर्स पावर का कुछ हिस्सा बाहर निकाल रहा था, जो कि उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जब वो टिप टॉप सिचुएशन में था। तो अब वो लड़का मरने वाला है। जब लीसा ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें बेरहम नजर आने लगी, जिसके साथ उसने रजत से कहा। रजत रस्तोगी की तुलना में वो ऋतिक से कहीं ज्यादा नफरत करती थी। क्रिपल्ड सोल अर्नव इस समय फिर से आगे बढ़ा और तुरंत अपनी आखिरी चाल का इस्तेमाल किया। अर्नव के पैर की उंगलियां जमीन को छू गई और वो गोली की तरह ऋतिक की ओर जाने लगा। उसके भागने के साथ ही हवा के झोंकों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस समय उसके हाथ की लंबी स्वॉर्ड अचानक चमकदार लाइट में कन्वर्ट हो गई थी। अर्नव ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड में बड़ी मात्रा में सोर्स एनर्जी डाली, जिसके बाद उसने ऋतिक पर वार कर दिया। फॉल ऑफ 9th हेवन गैलेक्सी ऋतिक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उस नजारे को देखा। उसकी आंखों में कोई भी डर नजर नहीं आ रहा था। फिर वो गुस्से से चिल्लाया और उसके हाथ मौजूद भाले ने अर्नव पर पलटवार कर दिया। भाले के घुमाने से एक लॉन्ग व्हाइट लाइट उत्पन्न हुई, जो उसके पलटवार करते समय किसी गैलेक्सी की तरह नजर आ रही थी। मरो। अभी चोट लगने की वजह से अर्नव काफी गुस्से में आ गया था। ऐसी चोट उसे पहले कभी नहीं लगी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यह ऋतिक ही था जिसने ये सब किया था। वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। डेथ रीजन स्टूडेंट्स के इतने सारे लोगों को देखते हुए ये उसके लिए काफी शर्मनाक बात थी। वूम। ऋतिक और अर्नव की स्किल्स आपस में टकरा गई और अगले ही पल एक तेज की आवाज गूंज गई। ठीक उसी समय आसपास की जमीन हिलती हुई महसूस होने लगी, जिसमें बहुत सारी दरारें पड़ गई थी। कितनी प्रेडोमिनेंट पावर है। यह नज़ारा देखकर आसपास के डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स थोड़ा सहम गए थे। प्रोफेसर अविनाश से ने कभी नहीं सोचा था कि ऋतिक जो उनकी क्लास में था, उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होगी। वो वास्तव में अर्नव को, जो एक टॉप पावरफुल फेशर्स में से एक था, उसे इस हद तक मजबूर कर सकता था। ये सचमुच उसकी अपेक्षा से परे था। शेम। अर्नव की आंखें इस समय जानलेवा इरादे से भरी हुई थी, क्योंकि ऋतिक की स्किल लगभग उसकी स्किल के बराबर की थी। अगर ऋतिक की सोर्स पावर पर्याप्त नहीं होती, तो वो उस स्किल के प्रभाव से गंभीर रूप से घायल हो जाता। इस समय उसे महसूस हो रहा था कि उसका दाहिना हाथ, जिसमें लॉन्ग स्वॉर्ड थी, वो सुन्न हो रहा। तो पिंग। ऋतिक ने अपने दाहिने हाथ में डार्क एज पकड़ा हुआ था और उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपने भाले को जमीन में गाड़ दिया। ऋतिक को अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। अर्नव ने जो पावर शो को थी, जो पहले से ही रैंक 6 के वॉरियर को पावर के बहुत करीब थी। अब चूंकि फ्यूरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अर्नव से निपटना बहुत मुश्किल था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो अर्नव के हमला जारी रखने का इंतजार करता,
तो वो वास्तव में हार सकता था। इस विचार के साथ ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और उसके पांव पावर से फूट पड़े और उसने किसी तीर की अर्नव पर हमला कर दिया। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर, उसके भाले से किसी ड्रैगन की तरह कोल्ड लाइट के स्पॉट्स निकल रहे थे जो सीधे अर्नव की ओर जा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फिर से इस स्किल से हरा सकते हो? अर्नव ने पहले ही ऋतिक की चाल को समझ लिया था। हालांकि उस वार से कुछ ही समय में दर्जनों भाले नजर आते थे और भयानक लग सकते थे, लेकिन जब तक वो उन भाले की नोक से बचता रहेगा और ऋतिक की स्किल के खत्म होने का इंतजार करेगा, वो उस पर पलटवार कर सकता था। भाड़ में जाओ। इस समय अर्नव ने अपने शरीर को मूव किया और दर्जनों भालों को डॉज कर दिया। फिर इस अंतर का लाभ उठाते हुए वो ठीक उसी पल बाहर निकल गया। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड ऋतिक के सिर की ओर बढ़ रही थी जो उसे किसी भी पल काटने के लिए रेडी थी। पिंग! अगले ही पल वो लॉन्ग स्वॉर्ड ऋतिक की गर्दन के नजदीक आ गई जिसने उसकी गर्दन में एक होल कर दिया। ऋतिक! यह नजारा देखकर तेजस और बाकी लोगों का दिल मानो उनके कालेजों से बाहर आ गया। उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। परी का चेहरा भी इस समय थोड़ा बदल गया था, लेकिन वो जल्दी ही शांत भी हो गई थी। उसके हिसाब से ऋतिक का इस तरह मारा जाना इम्पॉसिबल था। इस समय हर तरफ हंगामा मच गया था। अर्नव ने वास्तव में ऋतिक की गर्दन में होल कर दिया। हाँ, वो मर गया। जब लीसा ने वो नजारा देखा तो उसने हंसते हुए रजत रस्तोगी से कहा। वो वास्तव में ऋतिक से नफरत करती थी। इस समय ऋतिक की गर्दन में होल होते देखकर वो जरूर ही मर जाएगा। वो किस तरह खुश नहीं हो सकती थी। नहीं, अभी वो मरा नहीं है। रजत रस्तोगी ने भी पहले सोचा था कि ऋतिक मर गया था, लेकिन अगले ही पल उसे एक तीव्र आभा का एहसास हुआ। नहीं, वहाँ पर दो आभाएं महसूस हो रही हैं। वूम! जब अर्नव को लगा कि ऋतिक की गर्दन उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड से आर पार हो गई थी, तो उसने देखा कि ऋतिक का शरीर ऐसे धुआं हो गया मानो वो ब्लास्ट हो गया हो। जब वो अपने सदमे में था तो उसने अपने पीछे एक हवा के झोंके को महसूस किया था। अगले ही पल उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई और उसने सीधे अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से पीछे की ओर हमला कर दिया। उसे अचानक एहसास हुआ था कि ऋतिक उस पर भाले से हमला कर रहा था। अर्नव की लॉन्ग स्वॉर्ड बहुत सटीक थी। अगले ही पल उसके दाहिने हाथ से फोर्स वर्स्ट हुआ और उसके हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड ने ऋतिक के शरीर को दो टुकड़ों में काट दिया। लेकिन एक बार फिर से वही सीन क्रिएट हुआ। ऋतिक का शरीर एक बार फिर गायब हो गया। ये किस तरह का टैलेंट है? लीसा, जिसने मूल रूप से सोचा था कि ऋतिक को अर्नव ने जान से मार डाला था, वो इस समय सदमे में थी। न केवल लीसा बल्कि संपूर्ण डेथ रीजन एकेडमी के साथ साथ यहाँ तक कि प्रोफेसर अविनाश और प्रिंसिपल अथर्व शर्मा डे से प्रोफेसर भी काफी ज्यादा शौक में थे। उन सभी ने ऐसी अद्भुत स्किल पहले कभी नहीं देखी थी। अलविदा। डे से ही अर्नव ने ऋतिक के शरीर को आधा काट डाला था। उसने अपने विपरीत दिशा से एक आवाज सुनी, लेकिन जब तक उसने पलटवार करना चाहा तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इस समय ऋतिक का भाला सीधे उसके कंधे में घुस गया था। तेज दर्द के कारण अर्नव की आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। ऋतिक! उसने अर्नव ने कंधे में होल कर दिया। साउथ कैंपस की क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा शॉक में थे कि शॉक के मारे उनके शरीर फ्रीज हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अगले ही पल बेहोश हो जाएंगे। ऋतिक क्लास 10 का एक स्टूडेंट था, जबकि अर्नव क्लास 1 का क्लास मॉनिटर था। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक जीत जाएगा। वो स्टूडेंट्स अब इतने सदमे में थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह नामुमकिन था, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। मेरा इमेज! ऋतिक ने अभी जिस स्किल का इस्तेमाल किया था वो मेरा इमेज था। जब उसने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना प्रभाव होगा। हालांकि उस स्किल का कूल डाउन समय थोड़ा लंबा था और इसे बार बार यूज नहीं किया जा सकता था। ऋतिक ने अर्नव की ओर देखा जो उसके सामने था।
अगर ये वजह नहीं होती कि इतने सारे लोग उन्हें देख रहे थे, तो ऋतिक ने सीधे अर्नव को जान से मार डाला होता। लेकिन ऋतिक को पता था कि अगर उसने अर्नव पर जानलेवा कदम उठाया तो क्लास 1 के प्रोफेसर जरूर उसे रोक देंगे। हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो? ऋतिक का भाला अर्नव के शरीर में घुसा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए थे, जिसके साथ उसने हंसते हुए ऋतिक से कहा। उसने अपने दाहिने हाथ में मौजूद स्वॉर्ड को सीधे जमीन पर फेंक दिया और अपने दोनों हाथों से ऋतिक का भाला पकड़ लिया। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। जब उसने अपने हाथ में भाला हिलाने की कोशिश की तो उसने पाया कि अर्नव ने पहले ही उसे कसकर पकड़ लिया था और वह उसे बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। अगले ही पल अर्नव ने फोर्स का यूज किया और भाला अपने शरीर से बाहर निकाल लिया। उसके शरीर से खून तुरंत जमीन पर बहने लगा। इस समय अर्नव ने बहते हुए खून को देखा और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई हो। वो क्रोध और हिंसा से भरा हुआ नजर आ रहा था। इस समय उनके आसपास के सभी लोग चिल्ला रहे थे। ये बहुत ही भयानक था। क्या उसने वास्तव में इस तरह भाला अपने शरीर से निकाला था? ऋतिक को उसकी भयानक पावर का एहसास हो रहा था। जब अर्नव ने उसका भाला पकड़ा तब ऋतिक ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वो उसे हिला नहीं पा रहा था। भाड़ में जाओ, अर्नव ने अचानक से चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा। इस समय उसके हाथ की नसें पूरी तरह से फट चुकी थीं। उसके हाथों की मसल्स सूज गई थी जो काफी डरावनी लग रही थी। उसने ऋतिक का भाला पकड़ रखा था और एक हिंसक फोर्स के साथ ऋतिक को हिलाए जा रहा था। ऋतिक की आंखें शॉक के मारे बड़ी हो गई थी। उसके हाथों ने डार्क एज भाले को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसके भाले पर कुछ फैलता हुआ महसूस हो रहा था। जिन हाथों ने डार्क एज भाले को कसकर पकड़ रखा था, उनमें अचानक से तेज दर्द महसूस हो रहा था। इस समय दोनों हाथ काले होने लग गए थे। अर्नव के चेहरे पर एक भयानक स्माइल थी और अगले ही पल उसने फिर से फोर्स का इस्तेमाल किया और ऋतिक अब डार्क एज भाले को अपने हाथ में नहीं पकड़ सका और वो सीधे उसके हाथ से छूट गया। बूम! जमीन पर गिरते ही ऋतिक का शरीर टूटी हुई डोर वाली किसी पतंग की तरह हो गया था। उसने अपने हाथों को करीब से देखा जो हल्के काले रंग में बदल गए थे। यह अभी भी दर्दनाक था। तुमने जहर का इस्तेमाल किया। ऋतिक कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अर्नव ने उसे कोई मौका नहीं दिया और वो ऋतिक की तरफ बढ़ने लगा। उसने ऋतिक के डार्क एज भाले को सीधे जमीन पर फेंक दिया, फिर अपना पंच लहराया और ऋतिक पर हमला कर दिया। ब्लैक ड्रैगन ब्लास्ट फिस्ट। अर्नव ने दहाड़ते हुए अपना पंच हवा में उठा लिया जब वो हमला करते हुए ऋतिक की तरफ आ रहा था। उसकी सोर्स पावर उसके पंच में लिपटी हुई थी और एनर्जी का एक भयानक काला एस्टेरॉइड ऋतिक की ओर बढ़ रहा था। इतनी पावरफुल सोर्स पावर! जब प्रोफेसर अविनाश ने वो नजारा देखा तो शॉक के मारे वो फ्रीज हो गए। उन्होंने पहले ऋतिक को अर्नव के शरीर पर एक होल करते हुए देखा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्नव के पास अभी भी इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ छिपी हुई होगी। ये ब्लैक ड्रैगन ब्लास्ट फास्ट एक गोल्ड स्किल थी जो एक टॉप स्किल में से एक थी। यहाँ तक कि वो भी उस हमले को नहीं रोक सकते थे। इस बार ऋतिक सच में एक बड़े खतरे में था। जब ऋतिक ने वो नजारा देखा तो उसकी नजरें बदल गई। उसने अपने शरीर को मूव किया। वह इससे बचना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अर्नव की पंच से निकला ब्लैक ड्रैगन का भ्रम सीधे उसी परम होगा। ऐसा लग रहा था मानो वह उस पर नजर रख रहा हो। ये काफी पावरफुल स्किल है। ऋतिक भी उस स्किल को तारीफ किए बिना रह नहीं सका। वो लगातार उस हमले से बचने की कोशिश करते हुए विदाउट ए ट्रेस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। भागने की कोशिश कर रहा हो? बिल्कुल नहीं। अर्नव ने ऋतिक पर व्यंग्य करते हुए उससे कहा। वो अपनी जगह पर ही खड़ा था और लगातार अपने हाथ मूव कर रहा था। वो उस भयानक एनर्जी से कन्वर्ट हुए उस ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा उस ब्लैक ड्रैगन का शरीर और भी बड़ा होता जा रहा था।
अर्नव के कंट्रोल से उसकी स्पीड पहले से ही अपनी सीमा तक पहुंच रही थी। जब ऋतिक उससे बचने की कोशिश कर रहा था, तब उस ब्लैक ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और सीधे ऋतिक को काट लिया, जो छलांग लगाने ही वाला था। अरे नहीं! यह नज़ारा देख रहे साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोगों का कलेजा उनके मुंह को आ गया। भाड़ में जाओ! अर्नव की आंखें बेरहमी में बड़ी हो गईं और उसने अपना दाहिना हाथ जमीन पर पटक दिया। वो ब्लैक ड्रैगन जो ऋतिक को काट रहा था, ठीक उसी पल सीधे जमीन पर गिरा। वूम! दे से ही वो जमीन से टकराया। वो आसमान से गिरने वाले बॉम्ब की तरह था, जिसके गिरते ही वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया। डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट बहुत पहले ही काफी पीछे हट गए थे, लेकिन वो लोग अभी भी उस विशाल ब्लास्ट के असर में आ गए थे। इस समय सामने खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए थे। ब्लास्ट के कारण पूरा सेंटर एरिया घने स्मोक और धूल से भर गया था। वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे मर जाना चाहिए, है ना? जब लीसा ने वहां के नजारे को देखा तो उसने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा, अर्नव स्वॉर्ड का ही नहीं बल्कि पंच तकनीक का इस्तेमाल करने में भी सर्वश्रेष्ठ था। यह अब तक की उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल थी। रैंक 2 जीन लॉक को अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ ऋतिक को अपने दिमाग में एक आवाज गूंजती महसूस हो रही थी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 149। सेंटर में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। घने धुएं के अंदर ऋतिक सेंटर में निश्चल पड़ा हुआ था। वो बेहोश लग रहा था, लेकिन भले ही ऋतिक इस समय अपने शरीर को हिला नहीं सकता था या अपनी आंखें नहीं खोल सकता था, फिर भी उसके पास अंतर्ज्ञान था। अभी अभी ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत रैंक 2 जीन लॉक को अनलॉक करने को एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही जीन लॉक ब्रेक हुआ, ऋतिक को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। ये दर्द अर्नव की स्किल की मार से भी कहीं ज्यादा तीव्र था। ऐसा लगा मानो उसके शरीर के हर हिस्से में सुइयां चुभो दी गई हो। जब उसने पहली बार जीन लॉक खोला था, तो ऋतिक को केवल नॉर्मल दर्द महसूस हुआ था, लेकिन इस बार यह इतना दर्दनाक था कि वह खुद को मार देना चाहता था और ऋतिक को पता था कि जीन लॉक को अनलॉक करने की प्रोसेस में मरने की संभावना थी। हालांकि तेज दर्द ने उसे पागल कर दिया था, फिर भी ऋतिक ने खुद को जगाए रखा। शरीर के हर भाग में मसल्स और ब्लड की सेल्स डिवाइड और चेंज हो रही थी। सिस्टम के इम्पैक्ट में ये प्रोसेस बहुत तेज हो रही थी और ऋतिक को महसूस होने वाला दर्द भी दोगुना हो गया रहा। अब ऋतिक की हड्डियां चटकने की आवाजें निकालने लगी, मानो कोई बीन्स भून रहा हो। उसका शरीर लगातार बदल रहा था और इवॉल्व हो रहा था। उसे मर जाना चाहिए, है ना? अर्नव के इस कदम से लीसा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसके हिसाब से ऋतिक इस बार जरूर मर जाना चाहिए था। डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट सांसें रोककर यह नजारा देख रहे थे। जैसे ही धुआं साफ हुआ, वो लोग देख सकते थे कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया था और उसमें ऋतिक का शरीर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसके चेहरे पर अभी भी काफी खून लगा हुआ था और उसके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। हा हा हा, मैं जीत गया। जब अर्नव ने यह नजारा देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। ऋतिक के हमले से उसके कंधों से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो अपना दर्द भूल गया था जब उसने ऋतिक को ऐसी हालात में देखा था। ऋतिक! इस वक्त साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोग शॉक के मारे फ्रीज हो गए थे। क्या ऋतिक सचमुच ऐसे ही मर गया? वहां मत जाओ। तेजस और बाकी लोगों को वहां भागने की कोशिश करते देख परी ने तुरंत उन्हें रोक दिया। ऋतिक मर रहा है, तेजस ने भावुक होकर कहा जब उसने परी को उनका रास्ता रोकते हुए देखा। अब जब ऋतिक इस सिचुएशन में था तो ऐसा लग रहा था मानो वो मर चुका था। उस विचार के आते ही वो लोग और भी ज्यादा चिंतित हो गए। वो मरा नहीं है, परी ने सीधे उनकी ओर देखते हुए कहा।
ऋतिक की वर्तमान सिचुएशन बहुत अजीब थी, लेकिन परी साफ साफ समझ सकती थी कि उसके शरीर में अभी भी एक आभा बह रही थी और यह आभा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही थी। यहाँ तक कि उसे भी यह काफी अविश्वसनीय लग रहा था। धक धक धक, ऋतिक का शरीर धड़क रहा था और उसके शरीर की मांसपेशियां लगातार धड़क रही थीं। इस समय तेजस और बाकी लोगों ने उस तरफ देखा और उस रहस्यमय और अजीब नज़ारे को देख वो लोग सरप्राइज हो गए। मैं जीत गया, है ना? अर्नव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो मुड़ा और दूसरी तरफ ऊंचे मंच की ओर देखने लगा, फिर प्रिंसिपल अथर्व शर्मा से जोर से कहा। उसी समय ऋतिक को लगा कि शुरुआत से तीव्र दर्द धीरे धीरे कम हो गया था। 99.1%, 99.2%। हालांकि ऋतिक अब हिल नहीं सकता था, फिर भी वो अपने दिमाग में स्टैटिक बोर्ड में एंटर कर सकता था। इस समय करीब से देखने के बाद ऋतिक देख सकता था कि सिस्टम पेज के कोने में एक प्रोसेस लाइन थी। ये जीन लॉक को अनलॉक करने की प्रोसेस लाइन थी। इस बार जीन लॉक को अनलॉक करने की स्पीड पहले की तुलना में तेज हो गई थी और उसे यकीन नहीं था कि इसका उसके लेवल में बढ़त होने से कोई लेना देना था। जब प्रोसेस लाइन 100% के करीब पहुंची तो ऋतिक को लगा मानो उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था और इसके बजाय उसे काफी आराम का एहसास हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था उसके शरीर की हर एक सेल में क्यूमुलेटिव चेंज आया हो और उसके शरीर की बोन्स और यहाँ तक कि ऑर्गन भी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। नहीं, तुमने अभी तक उसे नहीं हराया है। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने अर्नव के शब्दों को सुना और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए स्माइल करते हुए कहा। उसे हराया नहीं। अर्नव ने कंफ्यूज होते हुए अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। इस समय उसे एक अजीब का एहसास हो रहा था। उसे अपने पीछे एक प्रेडोमिनेंट आभा महसूस हो रही थी। असंभव। यह एहसास होते ही उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे एक आकृति दिखाई दी जो लड़खड़ा रही थी और खड़े होने की कोशिश कर रही थी। तुम मरे नहीं हो, अर्नव ने हैरानी के साथ ऋतिक से कहा। ऋतिक ने अपने होठों से खून को पोंछा और धीरे से उठ खड़ा हुआ। डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स इस समय सदमे में थे। इतना पावरफुल झटका झेलने के बाद भी ऋतिक ठीक लग रहा था और वापस से खड़ा हो गया था। ऋतिक ने अपने शरीर को मोड़ा और तुरंत हड्डी चटकने वाली आवाजें गूंज उठी। ऋतिक काफी आरामदायक महसूस कर रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया हो। डिंग, आपने रैंक 2 का जीन लॉक सफलतापूर्वक अनलॉक कर लिया है। उसके मन में एक नोटिफिकेशन गूंजी। ऋतिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का हर स्थान पावर से भरा हुआ था। ऋतिक ने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद कर लिया और वो अपने हाथों में एक स्ट्रेंथ महसूस कर सकता था। वो राक्षस हैं। जबरदस्त रस्तोगी ने वो नजारा देखा तो वो दंग रह गया। कैसे? ऋतिक अभी भी कैसे खड़ा हो सकता है? ऋतिक जो थोड़ी देर पहले घायल था, अब ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली, फिर अर्नव को तीखी आंखों से देखा और कहा, अब मेरी बारी है। इतना कहते ही ऋतिक तुरंत तेजी से अर्नव की ओर जाने लगा। ऋतिक की इस रिएक्शन से अर्नव काफी हैरान हो गया और उसके चेहरे पर बेरहमी नजर आने लगी। तुम इस बार मेरे ब्लैक ड्रैगन से नहीं बच सकते, अर्नव चिल्लाया और सीधे ऋतिक पर हमला कर दिया जो तेजी से उसकी ओर आ रहा था। उसने हिडन ओरिजिन आर्ट के माध्यम से बड़ी मात्रा में सोर्स पावर को अपने शरीर में सप्रेस किया हुआ था। ये कहा जा सकता था कि अर्नव के शरीर में अब 2 टॉप रैंक 5 के वॉरियर्स के बराबर सोर्स पावर थी। तो ये अभी भी उस भयानक ब्लैक ड्रैगन ब्लास्ट फिस्ट को फिर से कास्ट कर सकता है। पहले की ही तरह जैसे ही उसकी स्किल कास्ट हुई, इस समय उसके हाथ में बड़ी मात्रा में काली एनर्जी प्रकट होने लगी और एक काला ड्रैगन उसकी बाह पर मंडराता हुआ प्रतीत हुआ। सिल्वर थंडर बोल्ट ब्लास्टिंग पंच, ऋतिक ने चिल्लाते हुए कहा। उस पंच को देखकर जिसे उसकी तरफ कास्ट किया गया था, उसे कोई डर नहीं था और उसने सीधे अपने पंच से हमला कर दिया। ऋतिक के पंच पर इस समय बहुत सारी बिजली चमक रही थी।
उसकी पूरी मुट्ठी करंट के वोल्टेज से कवर थी। गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं और आसपास की हवा में तीखी गंध फैल गई थी। जब दोनों के पंचेज आपस में टकराए तो एक तेज का ब्लास्ट सुनाई दिया। वूम! अर्नव के पंच पर मौजूद काले ड्रैगन ने सीधे ऋतिक का पंच निगल लिया और उसके चारों ओर लिपट गया। लेकिन अगले ही पल ऋतिक के पंच पर गिरी बिजली सीधे काले ड्रैगन के शरीर में घुस गई। इस समय दोनों की सोर्स पावर में जोरदार टक्कर हो रही थी। उनके चारों ओर प्रचंड हवा चल रही थी। कितनी भयानक स्किल है! यह नज़ारा देखकर डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स अचंभित हो गए। लीसा और बाकी लोगों के चेहरे खराब हो गए थे। जैसा कि उन्हें महसूस हो रहा था, ऋतिक की पावर में फिर से सुधार हुआ था। उस पंच की अपार पावर ने ऋतिक और अर्नव को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और इससे पहले कि अर्नव कोई रिएक्ट कर पाता, वो फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा। रैंक 2 जीन लॉक को अनलॉक करने के बाद ऋतिक को लगा कि उनका पूरा शरीर पावर से भर गया था। हालांकि उन्हें स्टैटिक बोर्ड पर कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके पूरे शरीर में क्यूमुलेटिव परिवर्तन आ गया था। वो अभी भी एक इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसके शरीर की सेल्स पहले से ही किसी तरह के डेवलपमेंट से गुजर चुकी थी। उसकी स्पीड अत्यंत तीव्र थी। ऋतिक को अपनी ओर आता देखकर अर्नव की आईब्रोज सिकुड़ गई। अगले ही पल ऋतिक ने एक किक से उसके ऊपर हमला कर दिया। डिवाइन विंड किक। जैसे ही अर्नव ने अपने हाथों से उसकी किक को डोज करने की कोशिश की, उसे अपने हाथों में एक जबरदस्त पावर का एहसास हुआ। ऋतिक का पैर भयानक हवाओं से घिरा हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने उस हमले को रोका, उन हवाओं से उसके हाथ की स्किन कटकर खुल गई। उसके हाथों से खून की बूंदें टपकने लगी थी। डिवाइन स्टील पाम। अर्नव द्वारा ऋतिक की डिवाइन विंड किक को ब्लॉक करने के बाद उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने एक पंच स्किल को कास्ट कर दिया। जब उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली से ऋतिक के शरीर को पटक दिया, तो वो भयानक सोर्स पावर तुरंत एक विशाल हथेली में बदल गई, जो इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था मानो ये पूरे इंसान को ढक सकती थी। जब ऋतिक ने ये देखा तो उसने बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। उसके पंच में अभी भी बड़ी मात्रा में करंट फ्लो हो रहा था और उसने हमला करने के लिए इसे फिर से लहराया। वूम! स्किल के असर से वापस से एक तेज की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार ऋतिक को झटका नहीं लगा था, बल्कि अर्नव का शरीर हवा में उड़ गया था। वूम! उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरा और जमीन पर लुढ़क गया और उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। इम्पॉसिबल! इम्पॉसिबल! तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? अर्नव इन समय जोर जोर हंस रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक पागल की तरह लग रहा था। इस समय उसके शरीर में सोर्स एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उसने अपना पैर मूव किया और ऋतिक पर अपनी फीस्ट से हमला कर दिया। ऋतिक की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अर्नव ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी। जब तक वो सावधान रहता और उसके आखिरी हमले को रोकता, अर्नव निश्चित रूप से हार जाता। लेकिन ऋतिक अपना बचाव नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अर्नव पर सीधे अपने पंच से पलटवार कर दिया। बैंग बैंग बैंग! इस समय ऐसा लग रहा था कि दोनों लोगों की स्पीड अपने चरम पर पहुंच गई थी, मानो कि दो डेविल मैदान में लड़ रहे हो। ऋतिक का पंच सीधे अर्नव के शरीर पर जाकर लगा। उसका हर पंच उसकी मसल्स पर जाकर लग रहा था और पंच पर अभी भी करंट फ्लो कर रहा था। अर्नव का शरीर करंट की चपेट में आ गया था, लेकिन अर्नव ने करंट के झटकों को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस की थी और इसलिए उसका शरीर कुछ हद तक करंट को झेल सकता था। लेकिन इस समय ऋतिक करंट से कवर अपने पंच के साथ अर्नव के शरीर पर बेतहाशा हमला कर रहा था, जिस कारण अर्नव को अभी भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। फिलहाल अर्नव अभी भी ऋतिक से लड़के में सक्षम था और उसकी वारावरी पर लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि करंट से उसका शरीर पैरालाइज हो गया था। अलविदा! ऋतिक ने भी इस बदलाव पर ध्यान दिया था। अगले ही पल
बड़ी मात्रा में सोर्स एनर्जी उसके पंच पर आ गई और उसके पंच की पॉवर अपने चरम पर पहुंच गई। कर 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 करंट की चकाचौंध रोशनी वहां चोर और फैल रही थी। अर्नव की रिएक्शन स्पीड अब बहुत धीमी हो गई थी। ऋतिक ने वो पंच के शरीर के ठीक बीच में मार दिया। बूम! एक धीमी आवाज के साथ अर्नव पूरी तरह से करंट से ढक गया था और फिर वो टूटी हुई डोर के साथ किसी पतंग की तरह हवा में उड़ गया। वो उड़ते हुए दूर एक विशाल पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया और फिर हिलना बंद कर दिया। क्या अब मैं अपने आप को विनर कह सकता हूँ? ऋतिक अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसने डेथ रीजन स्टूडेंट्स की ओर नजरें की और अपनी भारी आवाज में कहा, अर्नव हार गया। इस वक्त आसपास के लोग पूरी तरह से सदमे में थे। उन्होंने देखा था कि अर्नव बस जीतने ही वाला था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक अचानक से खड़ा हो जाएगा और ऐसा लग रहा था कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। यहाँ तक कि उसने साउथ कैंपस की क्लास 1 के टॉप स्टूडेंट अर्नव को भी हरा दिया था। जल्दी करो, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। क्लास 1 के प्रोफेसर ने जब वो नज़ारा देखा तो वे काफी उदास हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऋतिक ये लड़ाई जीत जाएगा। अर्नव का फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं था और वो अब केवल अर्नव को जल्दी से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास भेज सकता था। हाँ, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एक हीरो को बचपन से ही एडवांस्ड किया जाता है। इस समय प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने ऊंचे मंच से धीरे से छलांग लगाए और सीधे मैदान में नीचे कूद गए। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा भी इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। अभी ऋतिक के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी? मैं काफी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुमने ऐसा कैसे किया। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा की बातें सुनकर क्लास 1 के प्रोफेसर, जिनका चेहरा उदास था, अचानक से मैदान में भागकर आए और उन्होंने प्रिंसिपल अथर्व शर्मा से कहा, मुझे शक है कि ऋतिक अल्हावत ने किसी वैन एनर्जी पिल का इस्तेमाल किया है। साउथ कैंपस की क्लास 1 के प्रोफेसर की बातें सुनकर इस समय सभी की नज़र ऋतिक की ओर चली गई। वो लोग भी यही जानना चाहते थे कि ऋतिक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया था। प्रोफेसर सही कह रहे हैं। अर्नव की पावर के साथ वो ऐसे किसी निचली रैंक के वॉरियर से नहीं हार सकता। साउथ कैंपस की क्लास 1 के कुछ लोगों ने तुरंत आगे आकर कहा, ऋतिक की पावर अचानक से बढ़ गई थी और उसने वास्तव में अर्नव को हरा दिया था। उनके लिए यह वास्तव में काफी चौंकाने वाला था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 150। ऋतिक की पावर अचानक से बढ़ गई थी और उसने वास्तव में अर्नव को हरा दिया था। उनके लिए यह वास्तव में काफी चौंकाने वाला था। हाँ, ऐसे कोई चांस नहीं है जिससे वो अर्नव को हरा सके। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, जांच होनी चाहिए, हम ऋतिक की जांच करने की मांग करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक ने उन लोगों पर नजर डाली और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, ओके, तो फिर मुझे ही तुम्हारी जांच करने दो। इस समय साउथ कैंपस की क्लास 1 के प्रोफेसर एक डिवाइस के साथ वहां पर आए और उदास भाव से ऋतिक की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने ऋतिक को डिवाइस में सांस छोड़ने का इशारा किया। अगर कोई इंसान वैन एनर्जी पिल लेता था तो बाहर निकलने वाली हवा से उसका पता लगता जा सकता रहा, क्योंकि हवा के अंदर उस पिल के पार्टिकल्स मौजूद होते थे। हर किसी की नज़र ऋतिक के ऊपर टिकी थी। वही ऋतिक के सीधे डिवाइस की ओर देखते हुए एक गहरी सांस लीव की। दी जल्दी डिवाइस से एक आवाज सुनाई दी और टेस्ट का रिजल्ट डिवाइस की डिस्प्ले पर दिखाई देने लगा। कुछ भी एबनॉर्मल नहीं। साउथ कैंपस की क्लास 1 के प्रोफेसर इस समय रिजल्ट को देखकर दंग रह गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने सचमुच अपनी पावर से अर्नव को हरा दिया हो? क्या तुम लोग बुरी तरह हारे हुए हो? तेजस और बाकी लोग पहले ही वहां पर आ चुके थे और साउथ कैंपस की क्लास 1 के स्टूडेंट्स का मजाक उड़ा रहे थे।
जब उन लोगों ने तेजस की बातें सुनी तो उनके चेहरे एक पल के लिए लाल और फिर सफेद हो गए। खासकर साउथ कैंपस की क्लास 1 के प्रोफेसर का तो चेहरा और भी गंदा हो गया था। साउथ कैंपस की क्लास 1 ने साउथ कैंपस की क्लास 1 को हरा दिया था। डेथ रीजन एकेडमी के पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हा, ऋतिक, तुमने हमारी क्लास के लिए गौरव हासिल किया है। प्रोफेसर अविनाश भी इस समय आगे आए और ऋतिक के कंधे को थपथपाया और उन्होंने जोर से कहा। अब उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। आफ्टर ऑल वो साउथ कैंपस की क्लास 10 के प्रोफेसर थे। अगर उनकी क्लास के स्टूडेंट्स में इस तरह की एबिलिटी होगी तो उससे उन्हें भी बहुत खुशी होती। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा ने ऋतिक की ओर देखा और अपनी दाढ़ी को छूते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि ऋतिक ने G17 रूइन कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्लेस जीती है। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा की आवाज बहुत तेज थी और उनकी बात सुनकर साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोग खुशी से झूम उठे। बाकी क्लासें एकदम चुप थीं, खासकर साउथ कैंपस की क्लास 1 और वो एक मुर्गे की तरह लग रहे थे जो किसी लड़ाई में हार गए हो। यह उनके प्रोफेसर के लिए और भी ज्यादा शर्मनाक था, जिन्हें शक था कि ऋतिक ने कोई चीटिंग की थी। वह इस समय एक शब्द भी नहीं कह सके। फर्स्ट प्लेस के लिए प्राइस में क्लास के हर स्टूडेंट को 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे। G17 रूइन में गए 5 स्टूडेंट्स को एकेडमी के स्किल हॉल से टॉप गोल्ड स्किल्स कार्ड्स दिए जाएंगे। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा इस समय पहले ही ऊंचे मंच पर वापस जा चुके थे और उन्होंने भीड़ की ओर देखा और कहा, 50,000 पॉइंट्स और तुम्हें कोई भी टॉप क्वालिटी वाली गोल्ड स्किल को चुनने का मौका मिलता है। प्रिंसिपल अथर्व शर्मा की घोषणा सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। बाकी क्लासेस के सभी लोग साउथ कैंपस की क्लास 10 को जलन और आक्रोश से भरी आंखों से देख रहे थे। सेकेंड प्लेस पर साउथ कैंपस की क्लास 1 क्लास के हर स्टूडेंट को 40,000 पॉइंट्स मिलेंगे और जो लोग G17 रूइन में गए थे उन्हें 10,000 पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। हालांकि क्लास 1 को अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए थे, लेकिन उनकी क्लास के लोग खुश नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी क्लास का गौरव अर्नव हार गया था। तुम अब डेथ रीजन एकेडमी में नंबर 1 स्टूडेंट हो, तेजस और प्रताप ने इस समय खुशी से चिल्लाते हुए कहा। उनके आसपास के साउथ कैंपस की क्लास 10 के लोगों ने भी सिर हिलाया। चलो यहाँ से, परी अचानक से आगे बढ़ी और उसने धीरे से ऋतिक से कहा। कहाँ जाना है? ऋतिक ने थोड़े सरप्राइज के साथ उससे सवाल किया। स्किल हॉल स्किल एक्सचेंज सेंटर से अलग होता था। वहाँ मौजूद स्किल्स को मार्केट में नहीं बेचा जाता था, क्योंकि ऐसी स्किल मार्केट में मिलने वाली स्किल्स से कहीं ज्यादा बेहतर होती थी। केवल वो लोग जो किसी कंपटीशन में विनर होते थे उन्हें ही वहाँ जाने का मौका हासिल होता था। उसके बाद परी, ऋतिक और बाकी लोग को स्किल्स हॉल की ओर चले गए। जल्द ही वो लोग वेस्ट साइड में मौजूद स्किल हॉल पहुंच गए। ये स्किल हॉल तो काफी छोटा है। विमल ने अपने सामने एक छोटे से लकड़ी के मकान को देखा और उस पर कमेंट करते हुए कहा, क्या उन लोगों को चिंता नहीं है कि लोग इस लकड़ी के घर से स्किल कार्ड को चुरा लेने? तेजस ने थोड़ा सोचते हुए अपने साथियों से कहा, ये हेवनली आयरन गेट है। ये प्योर मेटल अलॉयज की तुलना में कहीं ज्यादा हार्ड होता है। परी ने उन लोगों को समझाते हुए कहा। परी की बातें सुनकर तेजस और बाकी लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए। उसके बाद ऋतिक और परी साथ में आगे बढ़ने लगे। अब वो पहले से ही रैंक 5 का वॉरियर था और उसने अपनी पिछली स्किल्स का कई बार इस्तेमाल कर लिया था। इसके अलावा अरेना में हुई लड़ाई की वीडियोग्राफी की गई थी, जिससे लोग उसकी स्किल्स के अंदर कमियों का पता लगा सकते थे। तो तुम लोग यहाँ आ गए। जैसे ही ऋतिक और परी उस घर के अंदर एंटर हुए, घर में एक भयानक आवाज गूंज उठी। ऋतिक हैरानी के साथ अपने आसपास नजरें घुमाने लगा। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो जमीन पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। वो हम यहाँ। ऋतिक कुछ बोलने ही वाला था कि उस बुजुर्ग आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे तुम लोगों के बारे में पता है।
तुम लोग अंदर आ जाओ और अपनी अपनी स्किल चुन लो, लेकिन हाँ, केवल एक इंसान एक ही गोल्ड स्किल चुन सकता है। ऋतिक एक पल के लिए उस बुजुर्ग को ही घूरता रहा, फिर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो परी और बाकी लोगों के अंदर अंदर चला गया। स्किल और ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था और अंदर की सजावट भी केवल नॉर्मल थी। वो एक पुरानी लाइब्रेरी में एंटर करने के जैसा था और स्किल कार्ड्स को रख पर जमाया हुआ था। इतने सारे स्किल कार्ड्स। तेजस और बाकी लोगों ने अपने चारों ओर चमकते स्किल कार्ड्स को देखकर सरप्राइज के साथ कहा। वहां मौजूद सभी स्किल्स गोल्ड लेवल को थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो जगह डायमंड की स्किल्स से भर गया था। वहां पर बहुत सारी डायमंड लेवल की स्किल थी और हर एक स्किल यूनिक थी। ऋतिक ने गोल्ड स्किल्स को ओवरसर्व किया और वहां पर बहुत सारी गोल्ड स्किल्स मौजूद थी, लेकिन भाले की स्किल्स काफी कम थी। उसने करीब से एक रैक को ओवरसर्व किया और उसे वहां कोने पर मौजूद स्किल कार्डों पर धूल के निशान नजर आए। ये किस तरह की स्किल हो सकती हैं? इस समय कोने में मौजूद स्किल कार्ड्स ने ऋतिक की नजरें अपनी ओर खींच ली थी। अंदर मौजूद स्किल कार्ड्स पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई था। वो थोड़े गंदे लग रहे थे, मानो काफी समय से उस जगह की साफ सफाई नहीं की हो। ऋतिक ने रैक के शीशे को साइड में किया और उसके अंदर से एक स्किल कार्ड बाहर निकाल लिया। ऋतिक ने उस स्किल कार्ड पर से धूल हटाने के लिए फूंक मारा, जिससे उस पर लगी धूल हट गई। जल्द ही उस स्किल कार्ड मौजूद शब्द ऋतिक को नजर आने लगे। हेवनली ड्रैगन डिस्ट्रॉय द सिटी। यह एक स्किल कार्ड था जो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा था। यह एक भाला टाइप स्किल थी जो उसके किया बिल्कुल यूजफुल थी। उस कार्ड को देखकर ही ऋतिक को इसमें पावर का एहसास हो रहा था। ये स्किल कार्ड बहुत पावरफुल लगता है। उस स्किल कार्ड का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, लेकिन ऋतिक को महसूस हो सकता था कि यह स्किल कार्ड बहुत पावरफुल था। ऋतिक ने उस स्किल कार्ड को देखा और उसे हासिल करने का फैसला लेने से पहले एक पल के लिए सोचा। हेवनली ड्रैगन डिस्ट्रॉय द सिटी। डेथ रीजन एकेडमी के इतिहास में 20 से भी ज्यादा लोगों ने इस स्किल की प्रैक्टिस की थी, लेकिन अंत में कोई भी इस स्किल को सीखने में कामयाब नहीं हो पाया था। ठीक उसी समय ऋतिक के पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। ऋतिक ने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो पाया कि परी उसके सामने खड़ी थी। क्या इसे सीखना इतना कठिन है? परी की बात सुनकर ऋतिक ने उससे सवाल किया। हाँ, परी ने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद वो एक कोने में चली गई और धूल से सना हुआ एक और स्किल कार्ड बाहर निकाला। एक हल्के झटके के साथ ही स्किल कार्ड पर लगी सारी धूल हवा में उड़ गई। इस टाइप के स्किल कार्ड को सीखने के लिए तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगाने के लिए इसे इस स्किल कार्ड के साथ जोड़ना होगा। बात करते समय परी ने ऋतिक को एक और स्किल कार्ड थमा दिया। ओवरलोड स्पीयर आर्ट। ऋतिक ने को कार्ड लिया जो परी ने उसे सौंपा था और उस पर लिखे शब्दों को देखने लगा। गोल्ड लेवल की भाला स्किल। ऋतिक इस समय सरप्राइज हुए बिना नहीं रह सका। जब से उसने भाला स्किल की प्रैक्टिस की थी, उसने कभी भी किसी दूसरी भाला स्किल की प्रैक्टिस नहीं की थी। इसके अलावा उसने कोई दूसरी भाला स्किल भी नहीं देखी जिसकी प्रैक्टिस की जा सके। आफ्टर ऑल, जब तक किसी ने उनके बेसिक्स में महारत हासिल कर ली होती थी, बाकी भाला स्किल्स को सीखना काफी आसान हो जाता था। इसके अलावा भाला स्किल्स काफी दुर्लभ होती थीं। लगता है ये लड़की काफी होशियार है। उसी समय वो बुजुर्ग आदमी वहां पर आया और अपने मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला। उसने ऋतिक और परी की ओर देखा और आगे कहा, तुम सही हो। पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने इस स्किल कार्ड को प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग इस स्किल की जानकारी को गहराई से नहीं समझ पाए, फिर प्रैक्टिस करना तो दूर की बात थी, स्किल की गहराई को नहीं समझ पाए। जब ऋतिक ने ये सुना तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। तार्किक रूप से कहे तो जब तक कोई आदमी कार्ड को अपने माथे पर टच करता था, वो आदमी उस स्किल की जानकारी को ओवरसर्व कर सकता था, जो उसे स्किल कार्ड की रिलेवेंट जानकारी और एक्सपीरियंस हासिल करने की अनुमति देता था।
लेकिन ये बुजुर्ग आदमी कह रहा था कि बाकी लोग उस स्किल कार्ड की जानकारी को भी पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। अगर तुम इस स्किल को सीख सकते हो तो ये दोनों स्किल कार्ड वास्तव में कंबाइन होने पर सबसे ज्यादा पावरफुल हमले को कास्ट कर सकती हैं। लेकिन तुम उनमें से केवल एक को ही चुन सकते हो। उस बुजुर्ग आदमी ने फीकी स्माइल के साथ ऋतिक से कहा। फिर मुझे ये चाहिए। ऋतिक ने हेवनली ड्रैगन डिस्ट्रॉय द सिटी कार्ड पकड़ते हुए कहा। परी और उस बुजुर्ग आदमी ने कहा। उसे सुनने के बाद ऋतिक को लगा कि यह स्किल कार्ड और भी ज्यादा रहस्यमय था। लेकिन ये बात जितनी सच थी, ऋतिक उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इस स्किल कार्ड में ऐसा क्या रहस्यमय था कि जिसने भी इस स्किल कार्ड को चुना था वो इसकी जानकारी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता था। क्या तुम्हें अपने ऊपर यकीन है? बुजुर्ग आदमी ने ऋतिक को दिलचस्पी के साथ देखा और उससे सवाल किया। जब से कुछ साल पहले ये खबर फैली थी कि यह स्किल कार्ड सीखा नहीं जा सकता था, भाले का इस्तेमाल करने वाले वॉरियर्स ने कभी भी इस कार्ड को नहीं चुना था। आफ्टर ऑल स्किल हॉल से स्किल लेने का मौका रोज रोज थोड़े ना मिलता था। हाँ, उस बुजुर्ग की बातें सुनकर ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तेजा और बाकी लोग भी अपने हाथों में गोल्ड स्किल कार्ड लेकर दूसरी तरफ से निकल गए थे और वो काफी खुश नजर आ रहे थे। शायद उन्होंने वो स्किल कार्ड चुना था जो उन्हें पसंद आया था। यहाँ पर रजिस्टर करो और तुम जा सकते हो। बुजुर्ग आदमी ने सामने की दीवार की ओर अपना सिर हिलाया और दीवार अचानक से एक बड़ी स्क्रीन में कन्वर्ट हो गई। ऋतिक और बाकी लोगों ने एक पेन लिया और उस पर एक एक करके अपने साइन करके, जिसके बाद वो सभी वहां से चले गए। ऋतिक और अर्नव के बीच हुई आज की लड़ाई के बाद ऋतिक को सभी नए लोग जानने लग गए थे। G17 रूलिंग में ऋतिक द्वारा रजत रस्तोगी को हराने की खबर भी हर तरफ फैल गई थी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि ऋतिक नए फ्रेशर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। ऋतिक अपने विला में वापस लौट आया था। अपना हथियार नीचे रखने के बाद उसने अपनी जेब से वो कार्ड निकाला जो उसने अभी अभी स्किल हॉल से हासिल किया था। मुझे इसे सीखने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो उस कार्ड का इस्तेमाल कर पाता, एक काली परछाई सीधे उसके पास आ गई। अगले ही पल ऋतिक को अपने हाथों में एक कार्ड नजर आया। कार्ड सोने का था जिस पर 3 मोटे और सुनहरे वर्ड्स मौजूद थे, ओवरलोड स्पीयर आर्ट। जब ऋतिक ने ये देखा तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने परी को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। हियर यू गो, परी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा। तुमने अपना स्किल कार्ड नहीं चुना? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए उससे सवाल किया। स्किल हॉल की स्किल्स काफी दुर्लभ होती थी जो मार्केट में भी नहीं मिलती थी। उनकी कीमत का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। वहाँ पर स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी, परी ने हल्के से ऋतिक से कहा। जब ऋतिक ने परी की बातें सुनी तो वह थोड़ा अवाक रह गया। अगर डेथ रीजन एकेडमी के लोगों ने उसकी बात सुन ली होती तो वो जरूर उसकी पिटाई कर देते। उन स्किल्स को पाने के लिए हर कोई सपने देखा करता था। आफ्टर ऑल वो स्किल्स एकेडमी के लोगों की नज़रों में काफी ज्यादा कीमती थी, लेकिन परी कह रही थी कि वो स्किल्स अच्छी नहीं थी। शुक्रिया, ऋतिक ने हल्की स्माइल के साथ परी से कहा। उसे इस समय परी को गले से लगाने का मन कर रहा था। आफ्टर ऑल उसने ऋतिक के लिए इतना सब जो किया था। मुझे तो बस यही लगता है कि तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसलिए तुम जल्दी से थोड़े पावरफुल हो जाओ। परी के अपनी आंखें रोल करते हुए ऋतिक से कहा, जिसके बाद वो ऋतिक को नजरअंदाज करते हुए वापस ऊपर चली गई। परी की बातें सुनने के बाद ऋतिक के मन में जो भाव उमड़ रहे थे, अगले ही पल उन सब पर पानी फिर गया। वो सचमुच पहले की तरह की घमंडी हैं। ऋतिक ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस स्किल कार्ड को अपने माथे पर रख लिया। लेकिन अगले ही पल ऋतिक को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके दिमाग में उस स्किल की कोई भी जानकारी नहीं आई थी।
लगातार कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ और ऋतिक अब इरिटेट होने लगा था। ओह शिट, क्या ये स्किल बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी डेथ रीजन एकेडमी के उन स्टूडेंट्स की तरह इस स्किल में महारत हासिल नहीं कर सकता? तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।